हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों रिद्धिका हिंदी एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे रोज कहानी जिसका नाम है दूसरा गैंगरिंग। यह कहानी अज्ञे की है दोस्तों, और इस कहानी को पूरा पाठ करने से पहले हम चलेंगे लेखक परिचय में और देखेंगे लेखक इस कहानी के बारे में और लेखक के बहुत सारे जो है कि अन्य कहानियाँ, अन्य उपन्यास, नाटक और अन्य कविताएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद दोस्तों आएंगे इस कहानी का पूरा पाठ करेंगे। आप भी मेरे साथ बने रहिए। आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ये अज्ञे जी का रहा दोस्तों पूरा नाम। आप बीए के एमए के विद्यार्थी हैं तो इनका पूरा नाम जरूर पूछा जाएगा। और यह कहानी छोटी क्लासों में भी लगी हुई है और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी है। बहुत सारे राज्यों के बीए एमए के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे, फिर पढ़ेंगे कहानी। 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर में जन्मे अज्ञे हिंदी साहित्य में शिल्पगत, भावगत, आधुनिक संवेग के प्रवर्तक हैं। उन्होंने कविता, देखिए कहाँ कहाँ लेखक काम किए हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, यात्रा। इनका यात्रा वृत्तांत एक बहुत पूछा जाता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा उसका क्या नाम है। आगे चलते हैं। आदि में महत्वपूर्ण योगदान है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण से मतलब है कि मनुष्य के मन के अंतर द्वंद्व को ये लेखक जो है कि समाज के सामने लाते हैं कि एक व्यक्ति क्या सोच सकता है, उसके अंदर क्या कुंठाएं हैं, कैसा उसका विचार है, अभिव्यक्ति है। ये सारी चीज आता है मनोविश्लेषण के अंतर्गत। कि जो परंपरा जैनेन्द्र ने शुरू की थी उसे पूर्णता की ओर अज्ञे ही ले गए। इनका एक उपन्यास है जो है नदी के द्वीप, तो कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। ये भी किस पे है, मनोविश्लेषण पे। मनुष्य के अंतर्द्वंद के व्यक्ति क्या सोचता है, कब सोचता है, कैसे सोचता है, जो है कि अज्ञे ही आप देखेंगे तो उसे आप यहाँ पे देखेंगे जैनेन्द्र ने शुरू किया था। किसको शुरू किया था? मनोविश्लेषणात्मक जो है कि प्रक्रिया को। उसी को ये क्या किए, पूर्ण किसने किया? अज्ञे ही लेकर आए, आगे बढ़ाने का कार्य उन्हीं ने किया। उनकी कहानियों में फ्रायड का एक जो है कि वाद पूछा जाता है, तो ये मनोविश्लेषणवादी थे। सार्त्र का अस्तित्ववादी प्रभाव नजर आता है। अब एक भी प्रश्न आपसे यहाँ से भी बना, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे काव्यशास्त्र तो वहाँ से जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत फ्रायड और ये सार्त्र सब पढ़ने होते हैं। तो उन्हीं लोग के विचारों का ये समझ लीजिए विदेशी विचारक थे। इनका हिंदी में कैसे अनुवाद हुआ, कैसे लोग आए, इनको पढ़े, फिर समझने का प्रयास किया कि हम क्या नया सोच सकते हैं और कर सकते हैं। क्रिएटिविटी वही इसी के अंतर्गत आएगी। मनोविश्लेषणवाद और शास्त्र का अस्तित्ववाद प्रभाव नजर आता है। यही कारण है कि उनकी कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसके मानसिक पक्षों को भी केंद्रित महत्व प्राप्त हुआ है। जैसे आप देखेंगे अभी जब जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, जब उसे पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उन्होंने सैनिक, विशाल भारत पूछी जाएगी किसकी पत्रिका है तो आप ध्यान रखेंगे, नामक पत्रिकाओं का संपादन करने के बाद इलाहाबाद में प्रतीक नामक पत्रिका निकाली। ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। किसकी नौकरी? ऑल इंडिया रेडियो की। ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिनमान पत्रिका जो साप्ताहिक पत्रिका थी, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक बार बार पूछा जाता है किसका पत्र था, किसने इसका प्रकाशन किया, और एवरी मैन्स वीकली जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। अब इनके कुछ आप देखेंगे प्रमुख कृतियां, तो ये कृतियां देखिए, सदा नीरा, एक भाग एक और भाग 2, भग्नदूत, चिंता, इल्लनम, हरी घास पर छरभर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, अरियो, करुणा, प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया, और फ्रीजन, डेड एंड अदर पोयम्स अंग्रेजी में कविता संग्रह है। ध्यान दीजिए। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल। ये कहानी बहुत बार पूछी जाती है, जयदोल किसकी रचना है? तो इनका कहानी संग्रह है जयदोल, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? तो ये विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल कहानी संग्रह। शेखर एक जीवनी प्रथम, मतलब शेखर एक जीवनी जो 1941 में इसका प्रकाशन हुआ है, तो इसका प्रथम और द्वितीय भाग 2 भागों में है। नदी के द्वीप
और इसका प्रथम भाग जो है कि लगा हुआ है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। नदी के दियो अपने अपने अजनबी उपन्यास, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूथ सहसा उछली, यही इनका यात्रा वृत्तांत है, जिसको मैं कमेंट के माध्यम से ऊपर आपसे पूछी थी। उछली यात्रा वृत्तांत है। सब रंग, त्रिशंकु, त्रिशंकु इनका, ये त्रिशंकु 2-3 लोगों की रचनाएं हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल अद्यतन निबंध संग्रह, स्मृति लेखा, संस्मरण है, भवंती, अंतरा और शाश्वती विचार गद्य है, संवत्सर डायरी है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक है। देख रहे हैं, लेखक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ पे काम न किया हो। संपादित ग्रंथ हैं तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, कविता संग्रह के लिए अन्य पुस्तकों का भी संपादन इन्होंने किया। तार सप्तक के बारे में बहुत बार आज्ञा जी के विचार पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और देखिए इनके जीवन परिचय के बारे में, फिर पढ़ेंगे जो है कि रोज कहानी पूरा। 1964 में आंगन के पवार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1979 में कितने नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और लेखक इस दुनिया से 4 अप्रैल 1987 को चले गए। ये रहा छोटा सा परिचय, और जरूर बताइएगा, क्योंकि किसी भी लेखक की कविता कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, ताकि उनके बारे में और सारी चीज़ें आप जान पाए। रोज कहानी पढ़ेंगे, आइए हमारे साथ आप पाठ कीजिए। सबसे पहले आप जानिए कि इसमें जो पात्र है मालती हैं, डॉक्टर हैं, उनके पति जो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते हैं। मालती के पति महेश्वर सरकारी डॉक्टर हैं दोस्तों, और इनका एक बेटा है जिसका नाम है टीटी। और लेखक है जो है दूर के भाई हैं, दूर के रिश्ते के भाई। पहले जो है कि यह कहानी जो थी गैंग्रीन नाम से तथा बाद में रोजमर्रा के कारण रोज नाम से प्रकाशित हो गई। पहले इसकी कहानी का नाम क्या था, गैंग्रीन, अब क्या हो गई, रोज। मतलब वो रोज कहती है कहानी। जब आप आगे बढ़ेगी आपके अंदर उत्सुकता होगी तो ऐसा क्यों कहा गया, तो आइए चलते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा जानिए आप कहानी के बारे में। आगे की पहली कहानी संग्रह है विपथगा। कौन सी है, विपथगा। और गैंग्रीन मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। कुंठा, हताशा, व्यक्तिवादिता एवं पलायन का भाव आगे की कहानियों में मिलता रहता है दोस्तों। गैंग्रीन कहानी रोज का उद्देश्य विवाह के बाद कुछ ही वर्षों में स्त्री के जीवन में आई जड़ता, एक ही जैसे जीवन या रोजमर्रा बाहरी दुनिया से जोड़ने का उपाय ढूंढती हुई स्त्री। अब देखते हैं, एक दिन वो किताब नहीं पढ़ती थी, लेकिन एक दिन वो घर के कूड़े से पेपर निकाल के भी पढ़ने लगती है। ऐसा ही कुछ कहानी है। गैंग्रीन रोग में टांग काटनी पड़ती है, ऐसी कहानी में कहा गया है और बताया गया है। गैंग्रीन का कारण जो होता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके की कहानी है, तो पहाड़ों पे जो है कि कांटे वगैरह, बहुत सारे झाड़ी, ये सारी चीजें रहती हैं, तो वहां पे भी लोगों को पैर में चुभ जाती हैं, तो गैंग्रीन नामक बीमारी हो जाती है। कुछ ये रहे थोड़ा बहुत जानकारी दोस्तों। अब आप देखेंगे जो है कि इस कहानी के बारे में पूरा हमारे साथ पाठ करेंगे। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकम्य मैं और घना सा फैला रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय से आगी जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। लेखक के बता रहे हैं आपको। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब से गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ, मतलब हर बात पे हूँ कहती है। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्यों करती हो? पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न करना ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ। तो मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी। तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई
करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते ही दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, जिसका मैंने जिक्र पहले कर दिया, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा। हम बचपन से इकट्ठे खेले। और यह कहानी पहले गैंगरिंग नाम से प्रकाशित हुई, जिसमें आपको बताया भी गया है और मैंने भी पहले बता दिया, पुस्तक के अंदर भी बताया गया है। इकट्ठे लड़े और पिटे, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी, क्योंकि लेखक और नायिका दोनों एक साथ पढ़े थे। और हमारे व्यवहार में सदा सख्या की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में न घिरी। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह चंचल लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या यह मैंने अभी सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी घर छाया इस घर पे छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कहा, दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका क्या नाम है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, इसका तो कोई नाम नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। याद रखिएगा, टीटी भी पात्र है रोज कहानी के। मैंने उसे बुलाया, टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसे हूँ, कैसे आया। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा जनवी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो, मतलब उसे याद न आ रहा हो, कोई चीजें वो याद कर रही हो, चेष्टा में सफल न हो रहा हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं। चिरविस्मृति में मानो मर गया हो है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ता मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। देख रहे हैं लेखक की संवेदना एक लड़की के प्रति कितनी अंदर से वो इसकी एक एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं। फिर उतार न पाए ... तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं।
जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाया तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उसे पहली बार देखा था, यदि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम महेश्वर है। क्या नाम है? महेश्वर। तो इनको भी आप याद रखिएगा। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर पर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1 ही घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उकताए हुए हैं। इसलिए और साथ ही वह इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर। वह पीछे खाया करती है। पति, उस जमाने की यह बात है दोस्तों जब महिलाएं मतलब पति के खाने के बाद खाती थी, वही चीज़ इस कहानी में आपको मिल रही है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। अब कहानी का आप मेन चीज़ पा गए होंगे दोस्तों, और कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ध्यान दीजिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है, कैसे होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगता है। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती की वार्ड बंद कराई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के एकाएक में चौंका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। थोड़ी ही देर में मालती फिर आई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो ... बहुत था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैंने ही खा गया था, वह बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही रौब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की ओर कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं और जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बरती जा रही है, मतलब उपयोग में की जा रही। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? क्वेश्चन मार्क। और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लेट लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही ऐसा होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन
बजेंगे। वही बता रहे हैं, ऐसा तो रोज होता है, ध्यान दीजिए। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाई खाक की। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं और बोली, यहाँ आए कैसे? क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था और क्या करने। तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी आना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैंने फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ही ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में करे जा रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती ... मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? नहीं। मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंसकर कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तर ले ही चलूं। अच्छा किया। यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। इतनी देर बाद भाई को बोल रही है, तुम लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं है, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा और सोचने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों की घिसने की खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एकस्वरता उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढील पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक एकस्वरता टूट गई, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़ग रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना, मालती, एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूतिहीन नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता है। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता है और यंत्रवत विश्राम स्वर में करता है। किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कूली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया, पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन को ऑपरेशन करना हो ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में पड़े अस्पताल में भिजवा दिया। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से? नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है।
नीचे बड़े अस्पतालों में भी डॉट डॉट। मालती आंगन से ही सुनकर, मालती क्या कर रही थी? आंगन से ही सुनकर, मालती आंगन से ही सुनकर सुन रही थी। अब आ गई, बोली डॉट डॉट, बोली हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? काटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े। यह भी कोई डॉक्टर ही है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाँह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महसरा से बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते थे, कांटे नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना ही नहीं कि कांटों के चुभने से मर जाते होंगे। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है, न क्या परवाह है न। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात दिन भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा टिप 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 टिप। मालती ने कहा पानी और उठकर चली गई। खनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़ मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जाओ, आओ, और उसे गोद में उठा लिया। वो मचलने और चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे की पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब की नीचे जाएंगे तो चारपाई ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोला, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, पलंग पर बैठ गया और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगा। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूल हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई में छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? पूछ रही हैं। अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिया। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी और वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों बाद की बात थी जब हम सभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकलकर भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम की बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ कर खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं बेखिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो कि नहीं, तो मार कर चुमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले लिए, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने
देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुपचाप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्दत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या? यह तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामान रखने लगे और हम दोनों चुपचाप रात्रि की ओर, भोजन की ओर, एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किस न्यायता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी से गया था। टीटी क्या किया था? सो गया था। मालती पलंग के एक और मोमजामा बिछाकर उस पर लेट गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। वो सब भी बच्चे ऐसा करते हैं। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वरों ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी पर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैंने इधर उधर खिसक कर पलंग पर आराम से खोकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाले प्लेट की तह में चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और सन्निग्धता। क्या हुआ था? अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उसके आगे आप देखेंगे, अत्यंत शीलता और स्निग्धता से छल रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु कारण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्योग में नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाफ की नाई उठकर वातावरण में खो जा रहे हैं और ऊपर से एक कोमल शीतल सम्मोहक आह्लाद सा बरस रहा है, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रही हैं। पर यह सब मैंने ही देखा अकेले। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, बस अभी छुट्टी हुई जाती है और मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बजे आते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा ने मैंने टीटी की ओर देखा, पर
और वह एकाएक मानो किसी सैस-वोचित वामता से वह उठा और खिसक कर पलंग के नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैंने झटपट उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर, उस समय मालती रसोई में थी, तो रसोई से बाहर आई। मैंने उस खट शब्द की याद करके धीरे से करुण भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। के यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में क्या हुआ? मन ने क्या किया? एकाएक मेरे मन ने, मेरे समुचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन में ने भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ युवती, माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो रहा है जो तुम अपने एकत्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात करती हो? और यह कभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। कहाँ पे? तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वो भावना मिथ्या नहीं। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई। उनका इतना अभिन्न अंग हो गई, उनका इतना अभिन्न अंग हो गई कि वे उस पहचानते ही नहीं। मैंने उस छाया को देख भी लिया था। मतलब कि वहाँ पे जो अजीब ढंग का वातावरण था, वही लेखक यहाँ पे बता रहे हैं। देख भी लिया था। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रमा को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। कहानी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। ये रही रोज कहानी अज्ञे की। ये मनोविश्लेषणवादी रचनाकार है दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएंगे दोस्तों। मैं अवश्य ही आपके एक कमेंट को बहुत बखूबी से पढ़ती हूँ दोस्तों, और उसके बाद उस कमेंट को रिप्लाई देने का कार्य करती हूँ। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा दोस्तों। यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझसे कोई जुड़ा है, अन्यथा तो मैं क्या कर रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। तो दोस्तों ये रही यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी। लगभग बहुत सारी कहानियाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।